नमस्कार। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय को समझने जा रहे हैं, पाषाण युग। यकीन मानिए, ऐसा कोई सरकारी एग्जाम नहीं है जिसमें इस टॉपिक से सवाल ना आते हों। तो आज हम उन सभी जरूरी तथ्यों को कवर करेंगे जो परीक्षा में अंक दिलाएंगे। देखिए, जब सरकारी परीक्षा की तैयारी की बात आती है तो हर एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है और ये टॉपिक आपको वो कीमती नंबर दिला सकता है। तो चलिए इस विषय को इतने अच्छे से समझते हैं कि इससे जुड़ा कोई भी सवाल छूटने ना पाए। पाषाण युग को आसानी से समझने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला है पुरा पाषाण काल, फिर आता है मध्य पाषाण काल और आखिर में नव पाषाण काल। यही टाइमलाइन हमारी आज की पूरी चर्चा का आधार बनेगी। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे लंबे दौर से, पुरा पाषाण युग। ये वो समय था जब इंसान सिर्फ एक शिकारी था और कंदमूल फल इकट्ठा करके अपना पेट भरता था। इस जमाने का इंसान पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। जहां खाना मिला वहीं रुक गए, खाना खत्म हुआ तो आगे बढ़ गए। मतलब एक खाना बदोश जीवन। इनके औजार बड़े बड़े बेडोल पत्थरों के होते थे जिन पर कोई पॉलिश नहीं होती थी। एक खास तरह का पत्थर जिसे क्वार्ट्जाइट कहते हैं, उसका बहुत इस्तेमाल होता था। इसी वजह से इन्हें क्वार्ट्जाइट मानव भी कहा जाने लगा। और हाँ, ये जरूर याद रखिएगा कि इस दौर में न तो खेती का ज्ञान था, न आग के सही इस्तेमाल का, और न ही मिट्टी के बर्तन बनाने का। यहाँ औजारों को देखिए। शुरुआत में यानी निम्न और मध्यपुरा पाषाण काल में ये हाथ कुल्हाड़ी और चापुर जैसे भारी भरकम औजार इस्तेमाल करते थे। लेकिन समय के साथ उच्च पुरा पाषाण काल आते आते ब्लेड और हड्डियों से बने ज्यादा नुकीले और काम के औजार बनाने लगे। ये उस समय की टेक्नोलॉजी में एक बड़ा बदलाव था। अच्छा, अब ये जो जगह हैं ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। अक्सर मिलान करने वाले प्रश्न आते हैं, तो याद रखें, मध्य प्रदेश में भीमबेटका, तमिलनाडु में अत्तिरंपक्कम और कर्नाटक में होनासागी, ये सब प्रमुख पुरा पाषाण स्थल हैं। इनके नाम और राज्य जरूर याद कर लें। चलिए अब पुरा पाषाण युग से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी में नया मोड़ क्या आया। मध्य पाषाण युग, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एक बीच का दौर था, एक बड़े बदलाव का दौर। इस युग की सबसे बड़ी पहचान क्या थी? वो थे माइक्रोलिथ। नाम से ही समझिए, माइक्रो मतलब छोटा और लिथ मतलब पत्थर। ये बहुत छोटे, नुकीले और पहले से कई ज्यादा बेहतर औजार थे। इनकी लंबाई महज 1 से 8 सेंटीमीटर होती थी। इन्हें लकड़ी या हड्डी में लगाकर तीर और भाले की नोक बनाई जाती थी, जिससे शिकार करना बहुत आसान हो गया। ये एक तरह की क्रांति थी। इस दौर में एक और बड़ी चीज हुई, मौसम बदला। बर्फ पिघलने लगी और मौसम गर्म हुआ। इससे शिकार का तरीका भी बदला। अब बड़े बड़े जानवरों की जगह छोटे फुर्तीले जानवरों और मछली का शिकार होने लगा। यहीं पर धनुष बाण का आविष्कार हुआ और दो सबसे जरूरी बातें, जानवरों को पालतू बनाने की शुरुआत हुई और इंसानों को व्यवस्थित तरीके से दफनाने की प्रथा भी यहीं से शुरू हुई। अब इन जगहों पर खास ध्यान दीजिए, क्योंकि यहां से सीधे सवाल बनते हैं। राजस्थान का बागोर और मध्य प्रदेश का आदमगढ़, इन 2 जगहों से भारत में पशुपालन के सबसे पुराने सबूत मिले हैं। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है। भीमबेटका में इस काल के भी चित्र मिलते हैं और गुजरात के लंघनाहत से मानव कंकाल और माइक्रोलिथ्स मिले हैं। और अब हम पहुंच गए हैं मानव सभ्यता के सबसे क्रांतिकारी दौर में, नवपाषाण युग। इसे कृषि क्रांति भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से इंसान की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। ये वो दौर था जब इंसान सिर्फ खाना ढूंढने वाले से खाना उगाने वाला बन गया। खेती की शुरुआत हुई, गेहूं, जौ, चावल जैसी फसलें उगने लगीं। अब जब खेती होने लगी तो एक जगह टिकना पड़ा और यहीं से गांव बसने शुरू हुए। औजार भी अब घिसकर चिकने और ज्यादा धारदार बनाए जाने लगे। और हाँ, 2 महान आविष्कार भी हुए, पहिया और मिट्टी के बर्तन यानी पॉटरी। ये स्लाइड तो समझ लीजिए कि सवालों का खजाना है। मेहरगढ़, जो आज पाकिस्तान में है, यहां से खेती और कपास का सबसे पहला सबूत मिला। कश्मीर के बुर्जहोम में लोग गड्ढे बनाकर घरों में रहते थे और यहां मालिकों के साथ कुत्तों को दफनाने के भी सबूत मिले हैं। और उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा से दुनिया में चावल का सबसे पुराना प्रमाण मिला है। ये सारे फैक्ट्स सीधे सीधे परीक्षा में आते हैं। चलिए, अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसे फटाफट एक बार तुलना करके देखते हैं, ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। ये टेबल रिवीजन के लिए सबसे बेहतरीन चीज है। इसमें साफ साफ दिखता है कि कैसे इंसान ने तरक्की की। पुरा पाषाण का शिकारी संग्राहक, मध्य पाषाण में शिकारी के साथ साथ पशुपालक बना और नव पाषाण में एक किसान बनकर स्थायी जीवन जीने लगा।
औजार, घर और अर्थव्यवस्था सब कुछ कैसे बदला, ये एक ही जगह पर साफ दिख रहा है। इस एक टेबल से कई सवाल हल हो सकते हैं। अब एक ऐसी खास जगह की बात करते हैं जो इतिहास के कई दौर की गवाह रही है, भीमबेटका। इसकी खोज 1957-58 में डॉक्टर विष्णु वाकणकर ने की थी। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है और इसकी अहमियत इतनी है कि इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। भीमबेटका की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ की गुफाओं में बने हजारों साल पुराने चित्र। ये भारत की सबसे पुरानी रॉक आर्ट है। इन चित्रों में शिकार के सीन हैं, लोग नाचते गाते दिखते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी की झलक मिलती है। सोचिए, ये हजारों साल पुरानी एक टाइम मशीन की तरह हैं। तो अब जब हमने पूरा टॉपिक समझ लिया है तो क्यों ना कुछ अभ्यास प्रश्नों से अपनी तैयारी को परखा जाए। चलिए एक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। पशुपालन का पहला सबूत कहाँ मिला? बागौर और आदमगढ़। खेती का पहला सबूत मेहरगढ़। चावल का पहला सबूत कोल्डी हवा। मालिक के साथ कुत्ते को कहाँ दफनाया गया? बुर्ज होम। और माइक्रोलिथ का संबंध किस काल से है? बिल्कुल सही, मध्य पाषाण काल से। पहला सवाल है, मानव शरीर के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? याद कीजिए, हमने कहाँ की बात की थी। जी हां, सही जवाब है ए, बुर्ज होम, कश्मीर। अगला सवाल देखते हैं। माइक्रोलिथ यानी छोटे पत्थर के औजार किस काल के पहचान थे? ये तो बहुत आसान है। सही उत्तर है बी, मध्य पाषाण काल। यही वो दौर था जब ये छोटे और क्रांतिकारी औजार बनाए गए। तो ये था पाषाण युग का एक संपूर्ण और परीक्षा केंद्रित विश्लेषण। उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। याद रखिए, सफलता का एक ही मंत्र है, लगातार अभ्यास। तो अभ्यास करते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।